हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 10 की हिस्ट्री बुक से चैप्टर 2 द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज, ये जो है पार्ट 2 है। जो हमने क्वेश्चन आंसर्स पहले वीडियो में कवर करे थे वो पार्ट 1 था। अब इसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू व्हाट यू हैव रेड इन दिस चैप्टर, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन वियतनाम्स कल्चर एंड लाइफ। अभी तक आपने जो भी कुछ इस चैप्टर में पढ़ा है उससे ये बताइए कि चाइना का वियतनाम कल्चरल लाइफ पर क्या प्रभाव था। बिफोर द फ्रेंच ऑक्यूपेशन ऑफ वियतनाम, इट्स कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट इन चाइना। जब तक वियतनाम के ऊपर फ्रेंच ऑक्यूपेशन नहीं हुआ था, उससे पहले तक जो उसका कल्चर था, रहन सहन था, वो पूरी तरह से चाइना से प्रभावित था। The Chinese language had become the language of the Vietnamese elites, and the French colonial government had to systematically destroy this influence by dismantling the traditional educational institutions and establishing French schools for the Vietnamese. जो चाइनीज लैंग्वेज थी वो एक तरह से वियतनामी लोगों की भाषा थी, लेकिन जो फ्रेंच कॉलोनियल गवर्नमेंट आई उसने जो है सिस्टमैटिक तरीके से इसका पूरा प्रभाव जो है वो खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने जो उनके ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको गिरवा दिया और खुद के जो फ्रेंच स्कूल्स थे वो वियतनामीज के लिए बनवाने शुरू कर दिए। The Vietnamese people were also greatly influenced by the teachings of certain Chinese philosophers and teachers. अब जो वियतनामी लोग थे वो भी काफी प्रभावित थे जो उनके कुछ चाइनीज फिलोसफर्स या टीचर्स थे उनकी टीचिंग से। Vietnamese religious beliefs and practices were the mixture of Buddhism and Confucianism. जो वियतनाम की धार्मिक भावनाएं थी या जो उनके प्रैक्टिसेस थी वो काफी हद तक मिक्सचर था बुद्धिज्म का और कन्फ्यूशियनिज्म का, which had come from China, जो कि चाइना से आया था, and certain local religious practice. साथ ही साथ उनकी अपनी खुद की religious practices थी वो भी फॉलो करती थे। The elite in Vietnam used to be largely educated in Chinese and Confucianism. और ज्यादातर वियतनाम में जो है पढ़े लिखे जो थे वो चाइनीज और कन्फ्यूशियनिज्म भाषा में ही थे। What was the role of the religious groups in the development of anti-colonial feeling in Vietnam? अब जो धार्मिक ग्रुप्स थे उनका क्या रोल रहा जब एंटी कॉलोनियल फीलिंग जो वियतनाम में हो रही थी उसको डेवलप करने में। द एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स ऑफ द वियतनामीज मेनली इरप्टेड इन 2 इंस्टेंसेस। अब ये जो एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स थे वियतनाम में ये मेनली भड़के 2 वजह से। द स्कॉलर्स रिवोल्ट ऑफ 1868 एंड द हुआ हाउ मूवमेंट। एक स्कॉलर रिवोल्ट जो हुआ 1868 में उसकी वजह से और दूसरा था हुआ हाउ मूवमेंट उसकी वजह से। The Scholars Revolt was an early movement against French occupation and the spread of Christianity. जो Scholars Revolt था ये एक बहुत शुरुआती आंदोलन था फ्रेंच ऑक्यूपेशन और जो क्रिश्चियनिटी फैल रही थी उसके खिलाफ। It was led by officials of the imperial court who were uneasy with the spread of French power and Catholicism. इसको लीड कर रहे थे जो शाही कोर्ट था उसके ऑफिशियल्स जो काफी हद तक अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे जिस तरह से फ्रेंच पावर फैल रही थी या कैथोलिसिज्म बढ़ रहा था। There was an uprising in Nguyen and Hai Tien provinces where missionaries had converted approximately 300,000 people to Christianity by the 18th century. इसकी शुरुआत जो है न्यूएन और हाटियन प्रोविंसेस जो थी वहां से हुई जहां मिशनरीज ने लगभग 300,000 लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था 18th सेंचुरी तक के अंदर। This has angered sentiments and led to the uprising. इससे क्या हुआ, लोगों की भावनाएं बढ़ गई और रिवोल्ट हुआ। Though it was suppressed, it inspired future generations of the Vietnamese to rise against colonial exploitation. अब कहने को ये दबा दिया गया लेकिन इसने जो आगे आने वाली जनरेशन थी वियतनामीज की उनको एक तरह से इंस्पायर किया कि वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाएं। The Hoa How movement began in 1939 and stuck roots in the Mekong Delta area. अब Hoa How मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ ये 1939 में हुआ और इसकी शुरुआत हुई मेकोंग डेल्टा एरिया से। The founder Huyen Phu So was so said to perform miracles and help the poor. जो फाउंडर थे ह्यून फूसो वो एक तरह से उनके हाथ में एक चमत्कारी शक्ति थी और वो जो है लोगों की मदद करते थे। ह्यून फूसो propagated reforms of social evils like sale of child and bride, gambling, alcoholism, opium addiction etc. ये चाहते थे कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनमें बदलाव हो। सेल ऑफ चाइल्ड एंड ब्राइड जैसे है, गैम्बलिंग है, अल्कोहलिज्म है, ओपियम एडिक्शन है, इन सब में बदलाव किया जाए। The French government tried to suppress the movement, declared Huyen mentally unstable and put him in asylum. अब फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी, इनको एक तरह से मेंटली तौर पे अनस्टेबल घोषित किया और इनको असाइलम में डाल दिया। When he was declared sane in 1941, he was exiled to Laos and many of his followers were deported to concentration camps.
जब 1941 में ये हुआ कि हाँ ये ठीक हो गए हैं, तो उनको देश निकाला दे दिया गया लाओस में, और फिर उनके जो और फॉलोअर्स थे उनको जो है कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। Explain the causes of the US involvement in the war in Vietnam. What effect did involvement have on life within the US itself? अब आपको बताने हैं क्या कारण थे कि यूएस जो है वो इन्वॉल्व हुई वियतनाम के खिलाफ जो वॉर हुआ उसमें, क्या असर हुआ इस इन्वॉल्वमेंट का जो लाइफ थी यूएस की उसके ऊपर। यूएस डिसाइडेड टू इंटरफेयर इन द पावर स्ट्रगल इन वियतनाम सिंस इट वाज वरीड अबाउट द कम्युनिस्ट गेनिंग पावर इन दैट कंट्री। अब यूएस ने ये डिसाइड किया कि वो जो है पावर स्ट्रगल जो हो रहा है वियतनाम के खिलाफ इसमें हिस्सा लेगी, क्योंकि उसे ये डर था कि कम्युनिस्ट जो हैं वो पावर गेन करते जा रहे हैं कंट्री के अंदर। In order to prevent this, the US intervened from the side of the South Vietnamese government and sent troops, heavy machinery and modern lethal weapons in order to aid it in the war against the North Vietnamese communist forces. अब साउथ ने जो दखलंदाजी करी वो साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट की तरफ से करी। उसने अपने ट्रूप भेजे, हैवी मशीनरी भेजी, नए नए मॉडर्न जो लीथल वेपन्स होते हैं वो भेजे, ताकि वो जो है नॉर्थ वियतनामीज कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा सके। The reason behind this eagerness was to get involved in the Vietnam conflict was not only to prevent Ho Chi Minh and his followers from establishing a communist regime, but also to prevent proliferation of their leftist ideas to the other areas of the Southeast Asia. अब जो यूएस इसमें इन्वॉल्व हो रही थी, एक उसका वजह और भी थी कि वो ये चाहती थी कि जो हो ची मिन है या उसके जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी एक कम्युनिस्ट रेजिमी को ना एस्टेब्लिश कर पाए। साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी कि जो लेफ्टिस्ट के आइडियाज हैं वो और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से में ना फैले। द इफेक्ट ऑफ द यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम ऑन द लाइफ ऑफ यूएस वर एज फॉलोज। अभी तो हमने देखा कि वो कैसे इन्वॉल्व हुई, अब उसका असर क्या रहा यूएस के खुद की लाइफ पर। अमेरिकन सिटीजन्स वर क्रिटिकल ऑफ द अमेरिकन इंटरवेंशन। अमेरिकन सिटीजन जो हैं वो खुद ही आलोचना करने लग गए कि अमेरिका ने क्यों दखल दिया। The forced recruitment of young American further angered the public. और जबरदस्ती जो यंग अमेरिकन थे उनको जो भरा जा रहा था एक तरह से आर्मी में, उससे भी लोग जो है भड़क गए। Compulsory service in the armed forces was waived only for university graduates. जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे उनको बोला गया कि आपको मतलब कंपलसरी है आपके लिए कि आप आर्म फोर्सेस में जॉब करेंगे। As a result, most of the soldiers had to go to the Vietnam to be from the minorities and working class families, making their situation difficult still. नतीजा क्या होता था, ज्यादातर सोल्जर्स को जो है वियतनाम में जाना पड़ा, और ये जो है सब माइनॉरिटीज या वर्किंग क्लास फैमिलीज थे और इससे उनकी जो सिचुएशन थी और बुरी हो गई। The US media played a major role in shaping up that public opinion. यहाँ पर यूएस मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा पब्लिक ओपिनियन को बताने में। War propaganda films like John Wayne's Green Berets emphatically supported US involvement and inspired many to enlist themselves. अब वॉर का जो प्रोपोगेंडा हो रहा था उसके ऊपर फिल्म बनी, जैसे जॉन वेन्स की ग्रीन बेरेट्स बनी थी। इसने सपोर्ट किया यूएस के इन्वॉल्वमेंट को और इंस्पायर करने की कोशिश करी कि बहुत से लोग आके अपने को खुद उसके अंदर नाम लिखाएं। एट द सेम टाइम फिल्म्स लाइक फ्रांसिस फोर्ड कपोलास एपोकैलिप्सी नाउ टुक अ ग्रिम व्यू ऑफ द सिचुएशन। वहीं पर दूसरी फिल्म जो बन रही थी फ्रांसिस फोर्ड कपोलास की एपोकैलिप्सी नाउ, इसने जो है एक तरह से बिल्कुल उसका रिवर्ट जो सिचुएशन होती है उसको दिखाने की कोशिश करी। राइट एन इवैल्यूएशन ऑफ द वियतनामीज वॉर अगेंस्ट द यूएस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ। अब आपको बताना है एक तरह से कि जो वियतनामीज वॉर हुआ यूएस के खिलाफ, अगर वो एक हम पोर्टर के नजरिए से देखें ऑन हो ची मिन ट्रेल, तो उसने कैसे इवैल्यूएट किया वो आपको बताना है। द हो ची मिन ट्रेल वॉज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फुटपाथ्स एंड रोड्स used to transport men and material from the north to the south of the Vietnam. जो हो ची मिन ट्रेल था वो एक बहुत बड़ा कहना चाहिए नेटवर्क बना हुआ था फुटपाथ और रोड का, जिसको कि मेन और मटेरियल दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था नॉर्थ से साउथ की तरफ वियतनाम के अंदर। I many a times carried the transport by hoodwinking the US forces. मैंने खुद, ये पोर्टर कह रहा है कि मैंने खुद कई बार ट्रांसपोर्ट जो है किया था, जैसे कहना चाहिए चीजों को ट्रांसपोर्ट किया था, लेकिन यूएस की जो फोर्सेस थी उनको धोखा देते हुए, डिसीव करते हुए। द ट्रेल वाज इम्प्रूव्ड फ्रॉम द लेट 1950s एंड फ्रॉम 1967 अबाउट 20,000 नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स यूज्ड इट ईच वन टू ट्रैवल टू द साउथ। ये जो ट्रेल था इसमें सुधार किया गया 1950 के बाद, और 1967 से लगभग
20,000 नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स जो थे हर महीने ये ट्रैवल करते थे साउथ की तरफ। इट हैड सपोर्ट बेसेस एंड हॉस्पिटल्स अलोंग द वे। रास्ते में बहुत सारे उनके सपोर्ट के लिए बेस बने हुए थे, हॉस्पिटल्स बने हुए थे। वी गॉट लॉजिस्टिकल सपोर्ट फ्रॉम सच बेसेस, और इन सब बेसिस से जो है इनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट मिलता था। In some portions of it, supply material was transported in trucks, but mostly they were carried by female porters. कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर मटेरियल जो है वो ट्रक्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता था, पर ज्यादातर जो है फीमेल पोर्टर्स के द्वारा जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। Such porters often carried about 25 kilos on their back or about 70 kilos on their bicycle. अब ये जो पोर्टर्स थे ये क्या करते थे, लगभग 25 किलो अपनी पीठ पे उठा के ले जाते थे, और नहीं हुआ तो 70 किलो के करीब साइकिल पर लाद के ले जाते थे। मोस्ट ऑफ द पैसेज ऑफ द ट्रेल zigzagged थ्रू द नेबरिंग लाओस एंड कंबोडिया विद ब्रांच लाइंस एक्सटेंडिंग इनटू साउथ वियतनाम। ज्यादातर ये जो रास्ता था ट्रेल का, ये zigzag उसमें था, और जिगजैग होता हुआ जो उसके पड़ोस के लाओस और कंबोडिया थे उससे हो रहा जा रहा था, और इसकी जो ब्रांच लाइंस थी वो साउथ वियतनाम की तरफ बढ़ी हुई थी। द यूएस रेगुलरली बॉम्ब दिस ट्रेल ट्राइंग टू डिस्टर्ब सप्लाईज, और यूएस जो है वो लगातार इस पे जो है बॉम्ब गिराता था ताकि जो सप्लाई है उसको बाधित कर सके। However, this policy failed because it was rebuilt very quickly. लेकिन ये उनकी जो पॉलिसी थी वो फेल हो गई क्योंकि बहुत जल्दी दोबारा से इसको फिर तैयार कर दिया जाता था। A women soldier. As casualties in the Vietnam War increased in 1960s, even women joined the struggles as soldiers. अब भाई जब लड़ाई होती है तो जानो माल दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो ये जो नुकसान था जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया 1960s में, तो जो विमेन थी उनको भी एक तरह से ज्वाइन करना पड़ गया सोल्जर के तौर पे। I was one amongst them. अब ये जो विमेन सोल्जर बात बता रही है ये भी उनमें से एक थी। We helped in constructing underground rooms, tunnels and fighting the enemy. इनका क्या रोल था कि ये लोग जो अंडरग्राउंड रूम्स हैं उनको बनाने में, टनल्स बनाने में या फिर दुश्मन से लड़ने में मदद करते थे। Our labor was used in keeping 2,195 kilometers of strategic roads and 2,500 key points on the Ho Chi Minh Trail. इनका मेन इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा था कि ये जो 2,195 किलोमीटर की लंबी रोड्स थी उनपे, या 2,500 के करीब इनके की पॉइंट्स थे हो ची मिन ट्रेल पे, वहां पर विमेन लेबर यूज करी जा रही थी। We often neutralized American bombs, transported cargoes, weapons, food and even shot down enemy planes. इनका काम क्या था कि ये जो अमेरिकन बॉम्ब्स गिराए जाते थे उनको न्यूट्रलाइज करना, कार्गो जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करना, फूड हो गए, यहाँ तक कि जो एनिमी के प्लेन्स होते थे उनको भी ये गिरा देते थे मार के। As per need, we not only worked as warriors but also as a workers. जरूरत के हिसाब से ये खाली वॉरियर की तरह ही नहीं, वर्कर के तरह भी काम कर रहे थे। As a result of our emphatic involvement in the war and our sacrifices, the general image of Vietnamese women was profoundly changed after the war. जिस तरीके का इनका रोल रहा वॉर के अंदर, या जिस तरह से इन्होंने बलिदान दिए, तो जो वियतनामीज विमेन की इमेज थी वो वॉर के बाद एक तरह से बिल्कुल बदल गई थी। What was the role of women in the anti-imperial struggle in Vietnam? Women का क्या रोल रहा ये जो anti-imperial struggle हुआ वियतनाम में उसके लिए? Compare this with the role of women in the nationalist struggle in India. आपको ये जो रोल था कंपेयर करना है जो women के द्वारा रोल प्ले किया गया जो हमारा नेशनल स्ट्रगल हुआ इंडिया के अंदर, उसके से कंपेयर करना है। Following are the points which throw some light on the involvement of women in the anti-imperialist struggle in Vietnam. अब कुछ points हैं जो बताते हैं। Many women had joined the resistance movement of the Vietnamese against the US forces. बहुत सारी लेडीज जो थी उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, जो वियतनामीज के लोग थे उनके साथ इन्होंने ज्वाइन किया यूएस फोर्सेस के खिलाफ। They helped in nursing the wounded, constructing underground rooms and tunnels, as well as fighting the enemy on the battleground. इन्होंने जो घायल हो जाते थे उनकी सेवा करी, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड रूम्स बनाए, टनल्स बनाए, और जो युद्ध का मैदान था वहां पर भी दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी। They often neutralized American bombs, transported cargoes, weapons, food and even shot down enemy planes. सेम चीज अभी जैसे हमने पहले पढ़ी कि जो अमेरिकन बम्स गिराए जाते थे उनको ये न्यूट्रलाइज कर देते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे कार्गो, वेपन, फूड, और यहाँ तक कि जो एनिमी के प्लेन्स होते थे उनको भी गिरा देते थे मारकर। As per need, they not only worked as warriors but also as workers. और जरूरत के हिसाब से इन्होंने खाली एक योद्धा के तौर पे ही नहीं बल्कि एक वर्कर के तौर पर भी काम किया। Of the 17,000 youth who had worked on the Ho Chi Minh Trail, almost 70% to 80% were women.
ये जो 17,000 यूथ काम कर रहे थे हो ची मिन ट्रेल में, उसमें लगभग 70 से 80% जो है वो लेडीज ही थी। एज अ रिजल्ट of their emphatic involvement in the war and sacrifices, the general image of the Vietnamese women was profoundly changed after the conflict years. नतीजा क्या हुआ कि ये जो वॉर हुआ या वॉर में जो एक तरह से कहते हैं ना, आपने सेक्रीफाइस किया, आपकी जान गई, आपने बलिदान दिया, ये सब चीजें जो थी, वुमेन की जो रोल प्ले किया, उसी की वजह से जब वॉर खत्म हो गया तो जो वियतनामीज वुमेन थी उनकी इमेज जो है वो बिल्कुल बदल गई थी। In comparison to this, the involvement of the Indian women was qualitatively different. अगर इनसे तुलना करें तो Indian women का रोल जो है वो बिल्कुल ही अलग था। Though women get involved in the Indian National Congress-led nationalist struggle, they weren't at the forefront. कहने को women जो है involved थी Indian National Congress में, जो nationalist struggle को lead कर रहे थे, लेकिन तब भी ये सामने नहीं थी, forefront पे नहीं थी। More often than not, they were relegated to constructive work than the पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। इनको जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था बजाय राजनीतिक तौर पे जो विरोध होते हैं उसके। द फैक्ट दैट द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट वन आल्सो चेंज द नेचर ऑफ वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट। अब क्योंकि जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट था, अहिंसात्मक था, इस वजह से जो नेचर था वुमेन के इन्वॉल्वमेंट का वो भी काफी चेंज था। विद इन द लार्जली अर्बन एंड कंजर्वेटिव ऑस्पिशियस ऑफ द मूवमेंट इन द इनिशियल स्टेजेस वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट वाज नॉट मच। अब बहुत ज्यादा अर्बन और कंजर्वेटिव और स्पीशीज होने की वजह से मूवमेंट के शुरुआत के जो स्टेज थी उस वजह से वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं था। However, as the movement developed in the later years, especially under the leadership of Gandhi ji, women participated more freely and actively. शुरुआती दौर में वुमेन का रोल इंडियन स्ट्रगल में नहीं था, लेकिन जब गांधी जी की लीडरशिप हुई तब मूवमेंट का रोल बदला एक तरह से, और वुमेन ने जो है फ्रीली और एक्टिवली उसमें हिस्सा लिया। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।